हेलो मेरे बच्चों, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा पसंदीदा YouTube चैनल मार्गदर्शन लाइव। आज हम रे ऑप्टिक्स की फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली 3 क्लास देखने के लिए आप YouTube पे मार्गदर्शन लाइव चैनल टाइप कर सर्च करेंगे तो आपको रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट 3 लेक्चर दिख जाएंगे, जो कि मेन बेसिक लेक्चर है। उसमें पूरा रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और हमने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहली बात, distance of image from the mirror is equal to the distance of object from the plane mirror। तो इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज रियल तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज रियल। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो आपका प्लेन मिरर क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो प्लेन मिरर क्या करेगा? रियल इमेज फॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने तो इमेज पीछे बनेगा, और ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर से उतनी डिस्टेंस पर सामने बनेगा। एक और बात हमने बोली थी, लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज is perpendicular to the plane mirror। तो ऑब्जेक्ट और मिरर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और इसी पॉइंट से, इन्हीं तीनों चारों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? अब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज फॉर्म करना है तो हमको रे डायग्राम की जरूरत नहीं है। बिना रे डायग्राम के हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज बना देंगे, प्लेन मिरर से इमेज बना देंगे। तो लेट अस सपोज ये प्लेन मिरर इस तरह से है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अपन को एक बात पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन करेगी प्लेन मिरर उसी लाइन पर होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो जब भी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इमेज इसी लाइन पर होने वाला है, ऑब्जेक्ट सामने तो इमेज पीछे होगा। यहां होगा कि यहां होगा कि यहां होगा, कैसे पता लगाएंगे? ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस पता लग गई तो इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे होगा। तो विदाउट एनी रे मैंने इसका इमेज फॉर्म कर लिया है। अगर आपका प्लेन मिरर कुछ ऐसे है, अब की बार प्लेन मिरर इस तरह से रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। इमेज इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, ऑब्जेक्ट सामने तो इमेज पीछे होगा, और उतनी ही डिस्टेंस पर होगा जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम। कल कोई प्लेन मिरर लेट अस सपोज ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको इसका इमेज बताना है तो इसका इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, और आप क्या करेंगे? जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज क्या कर देंगे? पीछे बना देंगे। तो ये एक फास्ट मेथड है, क्विक मेथड है पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से इमेज फाइंड आउट करने का। तो क्या मेथड है? पॉइंट ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उस परपेंडिकुलर लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपका इमेज उसी लाइन पर होने वाला है जितना ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस है, इमेज उतनी ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मिरर से पीछे हो जाएगा। तो ये तो कल डिस्कशन हुआ था इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। आज अपन फिर प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन आज करेंगे हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का।
ठीक है, रब कर दो इसको। तो ये चीज अपन लास्ट क्लास में ही पहले देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अब की बार हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर से ही इमेज फॉर्म करेंगे, लेकिन अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें भी हम 2 या 3 केस देख लेते हैं। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये सेकंड केस था प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का, ये सेकंड केस है। पहला केस तो कौन सा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज देख लिया। आज हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, और उसमें भी पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द मिरर। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या है, पैरेलल। तो लेट अस सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। तो ऑब्जेक्ट इस मिरर के ही पैरेलल है। ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मिरर है, यहां कांच लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के ही पैरेलल है। ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द मिरर। जैसे हम लोग सुबह सुबह नहा के जब बाल बनाते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो आपके सामने जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, और अपन मिरर के सामने ही खड़े होते हैं, तो आपकी जो हाइट होती है वो मिरर के पैरेलल होती है। तो ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, अभी अपन ऑब्जेक्ट एक बहुत सिंपल सा लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने, ए बी ले लिया, और ये ऑब्जेक्ट ए बी इस मेरे प्लेन मिरर के क्या है भाई, पैरेलल है, प्लेन मिरर के पैरेलल है। अब मेरे से बोला गया कि भाई इस प्लेन ऑब्जेक्ट का, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना है। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे लेने लग गया तो बेहोश हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट अस सपोज इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी का प्लेन मिरर से इमेज देखना है, तो मैं अभी तक जो इमेज जानता हूं प्लेन मिरर से वो किसकी जानता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास नॉलेज है, तो मैं क्या करता हूं, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को बोलता हूं लेट दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट बिल्कुल पास 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 रख दूं तो मेरा ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इन सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इन सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज फॉर्म कर लूंगा, तो पूरे उन फॉर्म कर लूंगा और उन सारी इमेज को ज्वाइन कर दूंगा, तो इस पूरी ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। तो लेट अस सपोज मेरे को क्या करना है, इस ए का पॉइंट ऑब्जेक्ट ए का इमेज फॉर्म करना है। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना बाय प्लेन मिरर बहुत सिंपल काम है। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आपका इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इसी लाइन पर होगा और उतनी ही मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर होगा जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पर है। इसी तरह से मैंने ये एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया सी, इसका इमेज देखना है, इससे फिर मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो जितना सी मिरर से डिस्टेंस पर है इसका इमेज भी उतने डिस्टेंस पर हो जाएगा। और गजब की बात पता है क्या है, मेरा ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू द मिरर है, तो जो डिस्टेंस ए की मिरर से
उतनी डिस्टेंस सी की मिरर से होगी, तो उतनी ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा। ये एक और पॉइंट लिया डी। इसी तरह से और बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, मैं सारे नहीं ले रहा। इसका इमेज बताना है तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, मेरा इमेज इसी परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा और उतनी डिस्टेंस पर आएगा जितना कि पॉइंट डी मिरर से डिस्टेंस पर है। पता लगा मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है, तो ये सारे डिस्टेंस सेम है, तो इन सब की जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। इस बी का इमेज फॉर्म करना है तो मेरे हिसाब से पता लग जाएगा बी डैश। तो अब इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर लेंगे। इन सारे इमेज को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो इस ए बी का प्लेन मिरर से इमेज क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश। ध्यान रहे ये इस ए बी में बी ए से ऊपर की तरफ है, और जब इसका इमेज बना तो ए का इमेज ए डैश बना, बी का इमेज बी डैश बना, तो बी डैश भी ए डैश से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो इमेज बना वो क्या बना, इरेक्ट बना, सीधा बना। अरे जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ये मेरे पांव है, ये मेरा सिर है, तो यहाँ पर ये मेरे पांव, ये मेरा सिर है, तो इसका मतलब आदमी सीधा ही दिखाई देगा, तो इरेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट रियल है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और ए डैश बी डैश का मिरर से डिस्टेंस वही होगा जो कि ए बी का मिरर से डिस्टेंस है। तो ध्यान रहे जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है तो इमेज क्या बनेगा, मिरर के पैरेलल ही बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, प्लेन मिरर की बात करें, अब अपन फिर इसी का सेकंड केस लेते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अपन देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो यहां पर तो हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल लिया था, और अब क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू मिरर। अब की बार आपका ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है, तो मिरर के परपेंडिकुलर केसेस को समझते हैं। ये मेरा प्लेन मिरर है, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये सामने कांच है। अभी हम इस वाले केस में ऐसे थे, बोले तो मेरी जो हाइट थी या ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मिरर के पैरेलल थी, लेकिन अब की बार जो अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो मिरर के परपेंडिकुलर ले रहे हैं। बोले तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मिरर के परपेंडिकुलर है। प्रैक्टिकली इसको अपन कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक कांच है, ये तो कांच सामने रखा, तब तो अपन क्या हो गए, मिरर के पैरेलल हो गए। लेकिन इसी कांच को हम जमीन पर रख दें और खड़े हो जाए तो क्या होगा, मिरर तो ये हो गया और आप खड़े हो जाएंगे, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, मिरर की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मिरर तो ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, और मेरे को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट ए बी का प्लेन मिरर से इमेज देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया मेरा ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे मेरा ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी है ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो मैं हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज देख लूंगा, सारे इमेज को ज्वाइन कर दूंगा, तो इस पूरे ए बी का इमेज बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इस ए का करते हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर आपको प्लेन मिरर से इमेज देखना है तो क्या करूंगा, फटाफट क्या कर दूंगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, मेरा इमेज इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा और इमेज मिरर से उतनी डिस्टेंस पर होगा जितना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए मिरर से इतनी डिस्टेंस पर है तो इसका इमेज इतनी डिस्टेंस पीछे हो जाएगा।
जब सी का इमेज देखना है तो सी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अरे यही तो परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि अब की बार आपका ऑब्जेक्ट है ही प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, तो मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इमेज इसी परपेंडिकुलर लाइन पर होगा, लेकिन अब की बार इस पॉइंट ऑब्जेक्ट सी का मिरर से जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ए की मिरर से डिस्टेंस से ज्यादा है। सी मिरर से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसका इमेज भी क्या आएगा, मिरर से ज्यादा डिस्टेंस पर आएगा। इस बी का इमेज देखना है तो आएगा तो इसी परपेंडिकुलर लाइन पर, लेकिन बी तो और मिरर से दूर है, बी तो और मिरर से दूर है, तो इसका इमेज और दूर आएगा। तो इस ए का इमेज मिला ए डैश, इसी तरह से इनके इमेज मिलते जाएंगे। ए से बी की तरफ जाते जाएंगे तो इमेज क्या होता जाएगा, दूर जाता जाएगा। तो इस पूरे ए बी का इमेज में को क्या मिल गया, ए डैश बी डैश। क्या मिल गया भैया, ए डैश बी डैश। तो गौर फरमाना ऑब्जेक्ट ए बी में बी ए से लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन इमेज ए डैश बी डैश में बी डैश ए डैश से राइट हैंड साइड पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा। यहां पर भी एक चीज और थी, ऑब्जेक्ट के क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। जो साइज ऑब्जेक्ट की है, जो लेंथ ऑब्जेक्ट की है वो लेंथ इमेज की है। यहां पर भी जो लेंथ ऑब्जेक्ट की है वो लेंथ इमेज की है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है और जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। यहां इमेज इरेक्ट थी और यहां इमेज इन्वर्टेड थी। आप थोड़ा सा इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। इसको चलो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। अब की बार मैंने प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले लिया। यू मान के चलिए आपके फर्श पर रखा हुआ है, या फर्श पर शानदार चमकती टाइलें या ग्रेनाइट है, ठीक। और आप ये खड़े हैं, ये आप बोलेंगे सर हम ऊपर कैसे खड़े हो गए, तो किसी चीज स्टूल पे रख के खड़े हो गए ऊपर, पांव में भी रख सकते हो जमीन पर, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट मिरर के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इमेज बताना है तो ए का इमेज परपेंडिकुलर लाइन पर आएगा, उतनी डिस्टेंस पर आएगा जितना कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है। इसका इमेज बताना होगा तो इसका इमेज यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से इसका इमेज बताना होगा तो इसका इमेज यहां पर आ जाएगा, और बी का इमेज बताना होगा तो बी का इमेज यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से इस ए बी का इमेज हमको क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश। तो लेट अस सपोज ये आप खड़े हैं, ये आपका पांव है, ये आपका सिर है। तो जब आपकी इमेज बनेगी तो आपका पांव तो ऊपर होगा और सिर किधर होगा, नीचे। तो यही वजह है कि जब हम किसी कांच पर खड़े हो जाए या किसी ग्रेनाइट या टाइल वाले फर्श पर खड़े हो जाए, या बहुत सी बार अगर अपन तालाब नदी पे जाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर हम खड़े हो जाए और अपनी परछाई, अपनी शेडो पानी के अंदर देखे, अपनी शेडो नहीं बोलना चाहिए, आपका इमेज पानी के अंदर देखे, आपका इमेज ग्लास के अंदर देखे, तो हम देखेंगे कि हम खड़े ऐसे, हमारे पांव ग्लास की सरफेस पर है और ये सिर है। लेकिन जब हम हमारी इमेज ग्लास के अंदर देखेंगे, पानी के अंदर देखेंगे, तो पांव तो पानी के सरफेस पर, ग्लास के सरफेस पर होंगे, लेकिन हमारा सिर पानी के बहुत अंदर होगा, कांच के बहुत अंदर होगा। बोले तो हम क्या दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे, सिर नीचे और पांव ऊपर दिखेगा। तो इमेज क्या हो जाएगा भैया, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल है तो इमेज इरेक्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है।
और बहुत सी बार क्या होता है, राइट डाउन कर ले, लिखना चाहे लिख ले। ठीक है, तो बहुत सी बार क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा, तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये प्लेन मिरर है और अब की बार आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, ना तो पूरी तरह से पैरेलल है ना पूरी तरह से परपेंडिकुलर है। इसका इमेज फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, अनेक पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना मान लूंगा, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। इसका इमेज फटाफट पता लग जाएगा इधर, इसका इमेज फटाफट पता लग जाएगा इधर। अरे इसकी डिस्टेंस और कम है तो इमेज और कम डिस्टेंस पर, इस बी का इमेज बी डैश। तो इस तरह से इस ए बी का इमेज बन जाएगा अपने पास ए डैश बी डैश पर। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, अब अपन थोड़ा सा एक अलग तरह की ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें किसी लाइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड भी कोई ना कोई चीज हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रब कर देता हूं इसको मैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लेटर पी। किसी भी लेटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो ये मेरे पास प्लेन मिरर है और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है जो एक तरह से पी लेटर है, लेटर पी है। इस पी वाले लेटर को मैं इस प्लेन मिरर से देखना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा ये जो ऑब्जेक्ट पी है, ये ऑब्जेक्ट पी क्या है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। अरे ये और बहुत सारे, ये तो मैंने सारे शो नहीं किए, कुछ पर्टिकुलर ही शो किए। तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो मैं इन सब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज फाइंड आउट कर लूं। तो फटाफट इसका इमेज यहां पर आ गया, इसका इमेज यहां पर, इसका इमेज यहां पर। तो अपन को पता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन है तो इमेज भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मिरर के पैरेलल है तो इमेज भी मिरर के पैरेलल आ जाएगा। तो इसका इमेज तो हमने पहले बनाना देख ही लिया था। अब इस कर्व लाइन का देखते हैं। देखिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बताते हैं तो पता लगता है ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, तो नो डाउट इसका इमेज भी मिरर से कम डिस्टेंस पर होगा। बोले तो इतनी ही डिस्टेंस पर होगा। यहां पर आगे इस वाले की डिस्टेंस और कम है, इस वाले की डिस्टेंस और कम है, तो इमेज की डिस्टेंस और कम हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा आ गई तो ये आ गया। तो इसी तरह से और बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनका इमेज बनाते हैं, सबको ज्वाइन करते हैं तो ये शेप आती। तो पता लगा लेटर पी को जब मिरर से देखा तो मिरर के अंदर जब इसकी इमेज बनी तो हमको लेटर क्या दिखाई दिया, क्यू। मेन इंपॉर्टेंट बात पी और क्यू नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देखिएगा जो ये कर्व लाइन थी, ये कर्व लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन के कौन से साइड थी, राइट हैंड साइड। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन आ गई, लेकिन ये जो कर्व लाइन थी वो राइट हैंड साइड में आकर कौन सी साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, मेरा जो प्लेन मिरर है, मेरा जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन करता है। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में राइट साइड में कोई चीज होगी तो इमेज में क्या कर देगा, उसके लेफ्ट साइड में बना देगा। लेफ्ट साइड में होती तो उसको क्या करता, राइट साइड में बनाता। तो यही वजह है कि जब हम कॉम्ब करते टाइम पर, जब कॉम्ब बाल बना रहे होते हैं, आप आपका राइट हैंड
ऊपर करते हैं तो अगर आप आपकी इमेज प्लेन मिरर में देखेंगे तो वहां आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कौन सा हाथ उठा रखा है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड उठा रखा है, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन करता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब साइड को इधर उधर कर देता है, राइट साइड को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, बना लीजिए, रब कर दो, पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जनाब ये सारा डिस्कशन तो हुआ प्लेन मिरर के लिए। अब अपन डिस्कशन करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो साहब ये सारा डिस्कशन तो अबाउट प्लेन मिरर। अब अपन डिस्कस करते हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर। अब अपना डिस्कशन है अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो पहली बात, अगर रिफ्लेक्शन किसी कर्व सरफेस से होता है तो हम उस कर्व सरफेस को क्या बोल देते हैं, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लेट अस सपोज आपका रिफ्लेक्शन किसी कर्व सरफेस से हो गया, ये लाइट आई, इनसे इंसिडेंट हुई, चली गई, किसी कर्व सरफेस से हो गया, लाइट आई, इंसिडेंट हो गई, चली गई। तो इस टाइप की जो कर्व सरफेस है उनको हम क्या बोलेंगे, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, पैराबोलिक फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन अपनी जो सिलेबस में है वो क्या है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम जो यहाँ रिफ्लेक्शन देखेंगे उसमें जो ये कर्व सरफेस होगी वो पर्टिकुलर क्या होगी, स्फेरिकल होगी। क्या होगी, पर्टिकुलर स्फेरिकल होगी। तो इफ reflection is done from spherical surface, then this spherical surface is known as spherical mirror। तो भैया अगर रिफ्लेक्शन किसी कर्व सरफेस से होता है तो उस कर्व सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और पैराबोलिक भी हो सकती है और किसी भी और दूसरे शेप की हो सकती है। लेकिन अपने सिलेबस में अपन जो मेन डिटेल में स्टडी करते हैं वो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस करते हैं, स्फेरिकल मिरर करते हैं। तो अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, if reflecting surface is assumed to be a part of sphere, then the reflecting surface is known as spherical reflecting surface or you can say spherical mirror। तो अगर जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं बोलूं अरे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि हम बोल सकते हैं अरे ये इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, बोले तो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं फिर क्या बोल रहा हूं, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज assumed to be a part of sphere, then the reflecting surface is known as spherical reflecting surface or you can say spherical mirror। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम किसी एक स्फीयर का पार्ट मान सकते हैं तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर।
प्रैक्टिकली अगर हमको स्फेरिकल मिरर बनाना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक होलो स्फेरिकल ग्लास लेते हैं, होलो ग्लास स्फीयर लेते हैं। तो अपन ने क्या करा, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए होलो ग्लास स्फीयर लिया। बोले तो एक होलो ग्लास का स्फीयर, ठीक है। तो एक ग्लास का स्फीयर है, ये स्फीयर है मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक। तो ये ग्लास का स्फीयर है। अब मेरे को क्या करना है, इस होलो ग्लास स्फीयर से स्फेरिकल मिरर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस होलो ग्लास स्फीयर, अंदर से ये खाली है, अंदर से ये खाली है, तो इस होलो ग्लास स्फीयर को क्या कर दूंगा, एक जगह से कट कर दूंगा, एक जगह से कट कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये आपको एक डिस्क मिलेगी, आपको ये छोटा सा एक पीस मिलेगा जो कि कर्व्ड होगा। मेरे बोर्ड पर आपको लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है और स्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो यूं समझिएगा ये आपका होलो ग्लास स्फीयर है, खाली अंदर से और ग्लास का है। मैं इस होलो ग्लास स्फीयर को सेंटर के थोड़ा साइड से इसको ऐसे कट कर देता हूं। ऐसे कट करते मेरे को ये छोटी डिस्क मिलेगी, एक बड़ी मिलेगी, लेकिन मैं छोटी की बात कर रहा हूं, ये छोटी डिस्क मिलेगी, ये छोटी डिस्क मिलेगी। तो मैं क्या करूं, अगर इस छोटी डिस्क के किसी एक साइड को तो मैं क्या करूं, इस छोटी डिस्क के एक साइड को सिल्वर की पॉलिश कर दूं। तो मैंने इस छोटी डिस्क के एक साइड को सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। इस वाली साइड को सिल्वरी कर दूंगा, तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेसिकली क्या थी, इस स्फीयर का ही पार्ट थी, क्योंकि इस स्फीयर से काट के निकाला है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोल देंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस होलो स्फीयर को, इस होलो ग्लास स्फीयर को यहां से काटा, तो जैसे आप इस होलो ग्लास स्फीयर को यहां से काटेंगे तो आपको ये इस तरह से कोई डिस्क दिखेगी। जैसे स्पून में हम कर्व देखते हैं तो उस टाइप से आपको डिस्क दिखेगी। तो आपको ये छोटी सी एक डिस्क दिखेगी, और ये इस डिस्क का एक तरह से सर्कल हो गया ये। तो इस डिस्क के में अगर इस साइड पर पॉलिश कर दो सिल्वर की, तो ये वाली साइड, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, और इस वाली साइड को सिल्वर की पॉलिश कर दो तो ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। तो इसका मतलब ये डिस्क, ये सरफेस, चाहे उसकी ये साइड चाहे उसकी ये साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बने, कुल मिलाकर ये रिफ्लेक्टिंग साइड सरफेस बन गया। और चूंकि ये डिस्क, ये स्मॉल डिस्क इस स्फीयर का पार्ट है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चूंकि ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास से बनी है, इस वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूं, स्फेरिकल मिरर। तो समझिएगा, इस तरह की कर्व डिस्क बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, जैसे अपन स्फीयर को बोर्ड पे सर्किल टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कट करेंगे तो ये इस टाइप की आ जाएगी, ठीक। ये पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ये पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा। कुल मिलाकर चाहे रिफ्लेक्शन इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ग्लास से बना है तो स्फेरिकल मिरर बोल देंगे।
तो हम इस डिस्क को डायग्राम में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नो डाउट ये जब डिस्क अपन देखेंगे तो इस डिस्क की दो साइड है, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। ये वाली साइड अंदर दबी हुई है और ये वाली साइड बाहर निकली हुई है। तो इस डिस्क की इस वाली साइड को जो अंदर दबी हुई होती है इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव साइड। और ये जो बाहर निकली हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स साइड। कोई भी सरफेस जो होती है हमेशा उसकी दो साइड होती है, वो सरफेस चाहे प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो। अगर प्लेन है तो उसकी ये वाली साइड भी प्लेन है, ये वाली साइड भी प्लेन है। लेकिन अगर सरफेस कर्व्ड है तो एक साइड दबी हुई होगी और एक साइड बाहर निकली हुई होगी। तो दबी हुई साइड हमेशा कॉनकेव साइड कहलाएगी और बाहर निकली हुई साइड हमेशा कॉन्वेक्स साइड कहलाएगी। अब आपने बोला क्या बोला, अगर मैं इधर से सिल्वरिंग की पॉलिश करता हूं तो ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। तो अब की बार रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, कॉनकेव साइड से। तो अगर रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड से होता है तो उस स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोल देते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और अगर मैं सिल्वरिंग कॉनकेव साइड कर दूं, सिल्वरिंग कॉनकेव साइड कर दूं तो पता लगता है इसकी कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी, इसी सरफेस की कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। तो इस स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। गौर फरमाना, ये जो डिस्क है जिसको आपने होलो ग्लास स्फीयर से काट के निकाला है, इसकी इस साइड से रिफ्लेक्शन हो कॉनकेव साइड से हो चाहे कॉन्वेक्स साइड से, चूंकि ये रिफ्लेक्शन कर रही है तो बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो टाइप का हो गया, क्योंकि इस सरफेस की दो साइड से मैं रिफ्लेक्शन कर सकता हूं, एक बार कॉनकेव साइड से एक बार कॉन्वेक्स साइड से। अगर मैंने कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्शन किया है तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो गया, और कॉन्वेक्स साइड से किया है तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो गया। तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को बना लीजिए। ये क्या है भाई, होलो ग्लास स्फीयर, ठीक। और स्फेरिकल मिरर क्या होगा, इफ reflecting surface can be assumed to be a part of sphere। अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है तो उसको अपन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर फॉर्म करने के लिए हम क्या लेंगे, होलो ग्लास स्फीयर लेंगे, उसको कट कर देंगे। कट करके जो डिस्क बनेगी, इस डिस्क की हम एक साइड पर सिल्वरिंग कर देंगे तो दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं रब कर रहा हूं। तो अगर अपन ने इस होलो ग्लास स्फीयर को कट किया, कट करके मेरे पास ये डिस्क आ गई, ठीक है। मेरे पास ये स्फेरिकल डिस्क आ गई। तो मैं इस स्फेरिकल डिस्क से दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बना सकता हूं। एक होगा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, जनरली शॉर्टकट में कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। और एक होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, तो आपकी बात शॉर्टकट में डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर ही बोल दूं। ये भैया इस स्फेरिकल सरफेस की
कॉनकेव साइड है और ये कौन सी है, कॉन्वेक्स साइड है। तो अगर आप क्या करें, इस स्फेरिकल डिस्क की कॉन्वेक्स साइड पर सिल्वरिंग कर दें, कॉन्वेक्स साइड पर मैंने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो इसकी कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से हो रहा है, कॉनकेव साइड से। तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो इफ reflection is taken place from concave side, then the spherical mirror is known as concave spherical mirror। लेकिन अगर आप क्या करें, इस स्फेरिकल डिस्क की, क्योंकि आपने इस होलो स्फेरिकल ग्लास से कट करके ये स्फेरिकल डिस्क निकाला है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, इसकी अगर मैं कॉनकेव साइड को सिल्वरिंग कर दूं, कॉनकेव साइड पर सिल्वर की पॉलिश कर दूं, कॉनकेव साइड पर मैंने सिल्वर की पॉलिश कर दिया भैया, तो ये कॉनकेव साइड सिल्वर्ड हो गया, सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो कॉन्वेक्स साइड क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इफ रिफ्लेक्शन इज टेकन प्लेस फ्रॉम convex side, then the mirror is said to be convex spherical mirror। राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है साहब, अब अपन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो मैं रब कर रहा हूं उनको। तो अब अपन डिस्कस करते हैं डेफिनेशन related to spherical mirror। spherical mirror से रिलेटेड डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज होती है, नाम से पता लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्व पोर्शन है, जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, जो स्फेरिकल पोर्शन है, उसका सेंटर। तो एक सिंपल सी बात देखिएगा भैया, बताओ मेरे को ये कौन सा मिरर है, बताओ फटाफट। अरे अभी ये कोई मिरर ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इसकी एक साइड पर सिल्वर की पॉलिश नहीं कर देता तब तक दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं बनेगी। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो ये डिस्क है, ये डिस्क है, और इस डिस्क की मैंने इस साइड को सिल्वर की पॉलिश कर दी है, तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया। अब ये जो डिस्क है, मैं बोल सकता हूं ये जो कर्व डिस्क है, बेसिकली वो इस स्फीयर से कट करके निकाली है,
इस स्फीयर से कट कर कर निकालिए, और इस स्फीयर से कट करके निकाली है तो इस स्फीयर का जो सेंटर आएगा वो ही इसी कर्व इसका भी क्या होगा सेंटर। अरे इस स्फीयर का किसी भी पार्ट का सेंटर देखूंगा तो ये आएगा, तो मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका आप ये स्फेरिकल मिरर जिसका एक पार्ट है, उस सेंटर को ही हम क्या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच spherical mirror assumed to be a part is known as center of curvature। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ही क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो मैं बोल सकता हूं ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर मेरे इस स्फीयर का एक पार्ट है, इस स्फीयर से तोड़कर निकाला गया है, कट करके निकाला गया है, तो इस स्फीयर का सेंटर ही क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच spherical mirror assumed to be a part known as center of curvature। तो आपके स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है, आपके स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है उस स्फीयर का सेंटर ही क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। सेकंड बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन नाम से पता लग रहा है जो कर्व्ड है, जो कर्व पार्ट है उसका रेडियस। मींस आपका ये स्फेरिकल मिरर है तो मेरे को इस स्फेरिकल मिरर की रेडियस बतानी है। रेडियस बताने का मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर का जो कर्व पार्ट है, इस कर्व पार्ट की किसी भी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। तो स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हुआ distance between any point on spherical mirror to the center of curvature। तो distance between a point on spherical mirror and center of curvature is known as radius of curvature। और एक और सिंपल सी बात बोलूं, नो डाउट ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r। अरे ये सारे पोर्शन क्या है, एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो आप इस स्फीयर की किसी भी पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे वो क्या आएगी, इस स्फीयर की रेडियस ही तो आएगी। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि आपका स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस ही क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ sphere, radius of sphere of which spherical mirror assumed to be a part। आपके स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर का पार्ट माना जा सकता है उस स्फीयर की रेडियस ही क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। या एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि बचपन से पता है कि किसी भी स्फीयर की रेडियस क्या होगी, स्फीयर के किसी भी पॉइंट को
सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे इसकी लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन स्फीयर एंड द सेंटर। तो इस डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक और डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन spherical mirror and center of curvature। स्फीयर के किसी भी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते थे, रेडियस। बोले तो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउट पोल। पोल जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो पोल सिंपल से डेफिनेशन है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। इसका मतलब जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। तो लेट अस सपोज ये आपका स्फीयर था, स्फीयर से आपने ये कट किया, ये आपको स्फेरिकल डिस्क मिली। अब चाहे ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है चाहे कॉनकेव, ये कुल मिलाकर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे भाई, पोल बोल देंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे। एक और डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेट लाइन joining center of curvature and pole is known as principal axis। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, straight line joining pole and center of curvature is known as principal axis। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अपन आगे डेफिनेशन देखते हैं और पॉज करके लिख ले। आगे अपन डेफिनेशन देखते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फोकस। डिस्कस करते हैं अबाउट फोकस। तो फोकस क्या चीज है, पहली बात फोकस क्या चीज है, फोकस एक पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर पास होगी या उस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी। तो क्या कहना चाह रहा हूं देखना, पहली बात
फोकस क्या है? अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट कौन सा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी या जिस पॉइंट से आते हुए अपीयर होगी उसको हम क्या बोल देंगे? फोकस बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे? फोकस बोल देंगे। तो फोकस क्या चीज है समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बाद में दे देंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट पोल हो गया, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये कॉन्वेक्स मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पोल हो गया, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पता लगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है। गौर फरमाना, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। अगर इधर से रे आई तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये पॉलिश की हुई है, तो वो रे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी तरह से इधर रे आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा, तो रे किधर से आनी चाहिए? किधर की तरफ आनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पता लगता है कॉनकेव मिरर में ये रे रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेस, जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो क्या है? मैंने बोला फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्या होगी? पास होगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये रे आएगी, ये रे आई, ये रे यहां पर इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट के बाद वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। ये रे भी रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी मीडियम में आई, तो अब की बार ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस ये इसी मीडियम में आई, तो पता लगता है कि रिफ्लेक्टेड रे तो डाइवर्स नेचर का है, आगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये फोकस के इस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा वो क्या कहलाएगा? फोकस। तो गजब की बात पता है क्या है? कॉनकेव मिरर में तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर एक्चुअली मीट होगी। इसका मतलब यहां फोकस एक्चुअली होगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, तो एक तरह से ये क्या होगा? वर्चुअल फोकस होगा। एक और खास बात देखो, यहां इंसिडेंट रे पैरेलल है, बोले तो अगर मैं लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में चलता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, लेकिन जैसे ये मिरर पर जाकर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पता लगा अरे ये क्या हुआ? जिन
रे ऑफ लाइट के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उनके बीच के डिस्टेंस क्या होने लगे, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वर्स करने की कोशिश कर रहा है, मिलाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज converging mirror, is also known as converging mirror। क्यों? क्योंकि concave mirror after reflection पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉन्वर्स करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि ये रेज मिल जाए, इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, इसलिए इसको कॉन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिएगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। बोले तो अगर लाइट रे की डायरेक्शन में चलते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पता लगता है अरे इनके बीच की डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद इसने क्या कर दिया, लाइट रेस को क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया, फैला दिया। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्स करने की कोशिश करता है, लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद मिलाने की कोशिश करता है, और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन के बाद उनको डाइवर्स करने की कोशिश करता है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर और ये कॉन्वर्जिंग मिरर। अब मैं फोकस की डेफिनेशन ढंग से लिख दूं, light ray coming parallel to the principal axis, light ray coming parallel to the principal axis after reflection from spherical mirror, after reflection from spherical mirror, a point on principal axis, a point on principal axis where they actually meet, where they actually meet or appear to come is known as focus। तो फोकस क्या है, फोकस क्या है, a point on principal axis where they actually meet or appear to come। कौन सी रेस, रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स दोनों ही केस में मैंने यहाँ पर जो रे ली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है, लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से एक्चुअली पास होगी, एक्चुअली मीट होगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से आती हुई अपीयर हुई है, जाके कट नहीं रही है। हमको लग रहा है ये दोनों रेस यहां से आती हुई अपीयर हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट जहां पर ये दोनों रे कटेगी या ये दोनों रे आती हुई अपीयर होगी, क्या कहेंगे उसको, फोकस कहेंगे। कौन सी दो रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी। बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर जाकर एक्चुअल मीट करेगी या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी
उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे भाई, फोकस बोल देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, फोकल लेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मेरे को एक और चीज याद आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गौर फरमाना, आपका ये स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या यूं बोल सकता हूं, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपन ने ये भी बोला था कि अगर अपन क्या करें, स्फेरिकल मिरर पर कोई भी पॉइंट ले ले तो किसी भी पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो एक और बात पता लगी, ये जो पोल है ये स्फेरिकल मिरर पर है, या एक तरह से मैं बोल सकता हूं इस स्फीयर पर है, तो पोल स्फेरिकल मिरर पर है, तो पोल की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस तो फोकल लेंथ, पोल और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपका ये पोल इस स्फेरिकल मिरर की सरफेस पर है, बोले तो इस स्फीयर की सरफेस पर है जिसका ये पार्ट है, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन होगी उसकी लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक बात है कि नहीं है? नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या चीज है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus is known as focal plane। तो focal plane क्या है, a plane perpendicular to the principal axis passing through the focus is known as focal plane। next definition बात करते हैं और बात करते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। तो अपर्चर ऑफ मिरर क्या है, अपर्चर ऑफ मिरर क्या है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। मैंने डायामीटर ऑफ स्फीयर नहीं बोला, मैंने बोला इफेक्टिव डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो लेट अस सपोज ये मेरा मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो ये कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके जो ये दोनों एंड है इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। तो नो डाउट ये अपर्चर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा लाइट यहां पर जाकर इंसिडेंट होगी। ये कम होगा तो कम लाइट आएगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइट आएगी। तो जितनी ज्यादा लाइट मिरर पर इंसिडेंट होगी तो इमेज की जो इंटेंसिटी है, जो इमेज की लुमिनिसिटी है, उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपर्चर बढ़ाने पर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगी तो इमेज चमकता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं एंगुलर अपर्चर। तो एंगुलर अपर्चर क्या होगा, ये आपका मिरर है, तो आपका मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बनाएगा तो उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर अपर्चर। तो एंगल सबटेंडेड बाय स्फेरिकल मिरर एट द सेंटर। ये मिरर है, इस स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो आपका मिरर
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल सबटेंड करेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगुलर अपर्चर। तो एंगल सबटेंडेड बाय स्फेरिकल मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज अपर्चर। तो आज हम लोगों ने केवल स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन देखा है और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस देख ली। हमने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जाकर एक्चुअल मीट करेगी या उससे आती हुई अपीयर होगी। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल प्लेन हमने देख लिया, अपर्चर और एंगुलर अपर्चर हमने देख लिया। ठीक है, इसके आगे का हम कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।